This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy, Introduction to Fundamental Concept of Chemistry, lecture number 6. In this lecture, we will discuss remaining questions of your textbook. Question number 4 and question number 5. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में सवाल में हम डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। तो मैंने यहाँ मतलब लिखा नहीं है, एक तरीके से उसको मैं वर्बली आपको समझा देता हूँ कि आपकी बुक के पहले पार्ट में 15.01 है, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर का एक रूल ये था कि 0 के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ 15.01 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो हैं। अब क्या 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल नंबर 2 है कि अगर 0 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ जाए तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करा जाएगा। तो इस हिसाब से ये 15.01 सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे और आपका आंसर 4 आएगा, ठीक है। इसी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन है कि 7000, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 4 होने चाहिए या 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिटन आंसर। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 होंगे। वो क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का फोर्थ या लास्ट रूल ये है कि अगर 0 आपके सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद आता है विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, यानी उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं हो और 0 एंड में आ रहा हो, ठीक है। एंड मतलब बिल्कुल ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरोस वो होते हैं जो बिल्कुल एंड में आते हैं, ठीक है, किसी भी डिजिट के। तो उस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस हिसाब से उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? 1 होते हैं, ठीक है। सी पार्ट में 3.20 है, 00 है। अब इधर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने होंगे? 4 होंगे। क्यों 4? इस वजह से होंगे 3 और 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन अगर ट्रेलिंग 0 डेसिमल पॉइंट के केस में आते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर है और उसके बाद 0 आ रहे हैं, तो भी आपके वो 0 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, ठीक है। लेट सपोज, तो इस हिसाब से इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसी तरह अब डी पार्ट है आपका। अब डी पार्ट भी इसका अपोजिट केस है, डेसिमल पॉइंट है, राइट साइड पे भी 0 है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर क्यों कंसिडर नहीं कर रहे? इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास 0 पॉइंट है, ठीक है। अगर 0 से बड़ा होता कोई डिजिट 1 2 3, तब आपके पास वो बीच के 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करे जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपके पास 0 पॉइंट कुछ समथिंग हो और उसके बाद भी 0 हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। और सिंपल आपके पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा जो कि आपका 4 है और वो 1 होगा। अब आ जाती है बात सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो कैलकुलेट कर लिए, अब उनके रूल्स को फॉलो करते हुए हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली 1.41 को मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ? 3.56 से, 3.546 से, सॉरी, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिंपल आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करें और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4.99, ठीक है। तो ये 4.99 जो है ये आपके पास रिजल्ट आया है। इसका और भी कुछ डिजिट आएंगे लेकिन मैंने 4.99 ले लिया है फॉर सिंप्लिसिटी। तो अगर मैं 4.99 को राउंड ऑफ कर दूं तो मेरे पास कितना आंसर आना चाहिए? 5 आना चाहिए, ठीक है। और मैं इसको 5.00 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैंने यही बात पहले भी आपको बताई थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन में जो सबसे लीस्ट डिजिट होता है, ठीक है, लीस्ट डिजिट कौन सा है यहाँ पे? 1.41 है, ठीक है। अब ये 1.41 जो है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 3.546 में जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं? टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए? टोटल 3 सिग्निफिकेंट में। तो इसलिए मैंने 0.00 लगाया है ताकि इसका आंसर 3 सिग्निफिकेंट में कंसिडर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31.23 मल्टीप्लाई बाय 4.56 डिवाइडेड बाय 9.41395। इस क्वेश्चन को भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के साथ फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 31.23 मल्टीप्लाई बाय 4.56, और हमारा, मैं पहले ही बता दूंगी, हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4.56 में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो 31.23 को जब 4.56 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आती है वैल्यू 142.4088, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास जनरेट हो जाती है कैलकुलेटर में। अब इस वैल्यू को सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर करना है हमने। कैसे? अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 142.408 ड्रॉप करके 0 को 1 कर देगा, तो ये हो जाएगा 142.41,
पहले राउंड ऑफ करने के बाद। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं अभी भी, तो हमें किस में लेके आना है, 3 में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को भी फर्दर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 142.4। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 142.4 है, बेसिकली यहाँ पे भी आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, तो आप इस फर्दर इस 4 को भी ड्रॉप कर देंगे और अपना आंसर लिख देंगे 142 में। ठीक है, जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। अब इस 142 को आप यहाँ पे ये 4 जो है आ रहा है, इसको आप भूल जाएं, ये गलत हो गया, 4 नहीं आएगा क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट में हमने सॉल्व करना है सवाल। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 142 को जब 9.4137595 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिजिट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले रिजल्ट को, तो हमारा आंसर आएगा 15.126। ठीक है, ये टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपने किस में कंसिडर करके लेके आना है, 3 सिग्निफिकेंट। तो ये 6 जब ड्रॉप होगा तो इस 2 को 3 करके जाएगा। ठीक है, 15.13 हो गया, राउंड ऑफ हो गया, और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। अब यही फर्दर 3 को हम ड्रॉप कर देंगे ताकि हमारा आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाए। ठीक है, जो कि आपकी बुक में भी 15.1 ही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द पावर ऑफ 10। आपके पास कोई भी नंबर आ जाता है, उसको आपने करनी है पावर ऑफ 10 में। ठीक है, पावर 10 का मतलब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने बेसिकली लिखना है। तो 6, 7, 8, 2 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। लेट सपोज आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब वो नज़र नहीं आ रहा तो उसका मतलब उसको यहाँ पे कंसिडर कर लेना है। ठीक है, यहाँ कहीं कंसिडर कर लेना है। अब ये पॉइंट जब 3 डिजिट क्रॉस करके 6 के बाद आके लगेगा, तो इसका मतलब उसने 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे क्रॉस किए। जब भी लेफ्ट साइड पे डेसिमल क्रॉस करता है तो हमेशा 10 के ऊपर पॉजिटिव में वैल्यू आती है। ठीक है, तो 6.78 कितने डिजिट क्रॉस किए, 3 डिजिट क्रॉस किए, तो 6.78 एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 5.565.2 है। ठीक है, अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये डेसिमल यहाँ से क्रॉस करके 5 के बाद आएगा, यानी कितने डिजिट क्रॉस कर रहा है, 2 डिजिट क्रॉस कर रहा है, तो इस हिसाब से 5.652 एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का 2। अब इस सवाल में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ लिखा है 0.0019। ठीक है, अब 0.0019 में जो आपके पास पॉइंट है वो बेसिकली आपके पास आ रहा है इस जगह पे। ठीक है, ये रहा पॉइंट। अब इस पॉइंट को क्रॉस करना है 1 के बाद। ठीक है, 1 के बाद क्यों करना है, क्योंकि हमारे सारे आंसर सिंगल डिजिट के बाद आएंगे। ठीक है, मतलब हमारा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट सिंगल डिजिट बाद ही आना चाहिए फॉर एक्सपोनेंशियल में, फॉर सिंप्लिसिटी। जब ये 1 को क्रॉस, मतलब 1 पर आएगा ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ से क्रॉस करते हुए जब ये 1 पे जाएगा तो कितने के डिजिट क्रॉस कर रहा है, 0 0 0 1, टोटल 4 डिजिट क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब ये टोटल कितने डिजिट क्रॉस करें, इसने 4 डिजिट क्रॉस किए हैं, तो इसका मतलब अब ये कहाँ जाएगा, 1.9 पे आ जाएगा। तो 1.9 पे जब आ जाएगा तो इसके आंसर एक्सपोनेंट में कितना आना चाहिए, -4। क्यों, क्योंकि उसने 4 डिजिट क्रॉस किए हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, 3 0 और 1 1, यानी 4 डिजिट क्रॉस किए तो -4 आ जाएगा। और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि डेसिमल राइट साइड पे मूव कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे डी पार्ट में आप देखें 0.00000067, टोटल 6 जीरोज हैं और 67 आगे वैल्यू लिखी हुई है। अब जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो बेसिकली आपका कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये रहा। अब जब ये क्रॉस करेगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, 7 डिजिट क्रॉस करें इसने राइट साइड पे, तो इसका मतलब आपके एक्सपोनेंट में ऊपर कितने का चार्ज आएगा, -7 चार्ज आएगा। ठीक है, यानी उसकी पावर -7 होगी और आपका आंसर हो जाएगा 6.7। ठीक है, 6.7 एक्सपोनेंट -7, ये आपका बेसिकली इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, Before we go to question number 8, first we have to check question number 6 and question number 7 of your book. Question number 6 is with the help of logarithm table find the values of 25.4 exponent 3 and many more. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने ये करना है कि इस क्वेश्चन के आंसर ठीक नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर आप इनको सिंपल कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में तो आपके पास जो आंसर आएगा वही इन्होंने आंसर में लिखा हुआ है। लेकिन इसके आंसर बेसिकली जो आपके पास आ रहा है उसका लोगैरिथम टेबल में उसकी लॉग वैल्यू को देखेंगे और फिर जो उसका आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट करके लिखेंगे। जैसे पहले या सी का जैसे आंसर आ रहा है 0.00167, तो ये सिंपल 0.18 डिवाइड बाई 108 से ही आ रहा है।
तो आप इसको पहले लोगैरिथम वैल्यू को, जो आपका आंसर आएगा 0.00167, उसको लॉग वैल्यू में डालेंगे, लॉग टेबल से आप उसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे और आपके पास सिंपल वो आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसमें आंसर थोड़े गलत हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सही नहीं है, ये इसकी लॉग वैल्यूज़ अलग होंगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इनटू 4, 3 एंड 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यानी 4 डिजिट में करना है, 3 डिजिट में करना है और 2 सिग्निफिकेंट में करना है। तो सबसे पहला सवाल है, पहला सवाल ही है, बहुत सिंपल है, तो मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा। पहला सवाल आपके पास 8.7483 है। 4 राउंड ऑफ का मतलब है कि 4 डिजिट में राउंड ऑफ करके लेके आएंगे, 8.748। ठीक है, तो 3 सिंपल ड्रॉप हो जाएगा, तो 4 में अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 8.748 डिजिट। ठीक है, पहले के लिए ए पार्ट हो गया आपका, बी पार्ट इसमें 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो 8.7483 को 3 डिजिट में करेंगे तो 3 तो वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा, 8 ड्रॉप होगा तो वो 4 को 5 करके ड्रॉप होगा, तो इस हिसाब से 8.75 हो जाएगा 3 के लिए, 3 के केस में। अब वो बोल रहे हैं कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आने चाहिए, तो इस हिसाब में हमें क्या करना है कि 8.7483 जब ये राउंड ऑफ हो रहा है, 83 जब राउंड ऑफ होके 4 को 5 कर रहा है, तो 5 फर्दर राउंड ऑफ होके 7 को 8 कर देगा, क्योंकि बराबर में ऑड नंबर है, तो 8.8 आ जाएगा इसका आंसर और 2 सिग्निफिकेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह तीनों पार्ट में फर्दर आगे जो 5.36748 है, 15.145 है, वो ऐसे ही सॉल्व होंगे सिंपल। ठीक है, इसलिए इसको मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया, ये पहले भी मैं आपको टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर करा चुका हूँ पीछे ही, तो बहुत ईजिली आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक का। एसिटिक एसिड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 4.24 gram of sample of acetic acid on complete combustion gave 6.21 gram of carbon dioxide and 2.54 gram of water molecules. The molecular mass of acetic acid is 60. Find empirical formula of acetic acid and molecular formula of acetic acid. अच्छा, इस सवाल का मकसद मतलब बताने का ये है कि इस सवाल में क्या बताया जा रहा है कि आपके पास 4.24 ग्राम ऑफ सैंपल है। ठीक है, उस सैंपल का नाम भी हमें पता है। ठीक है, कितने ग्राम सैंपल है आपके पास? एसिटिक एसिड है 4.24 ग्राम। ठीक है, ये आपके पास सैंपल है जो कि परसेंटेजेस के फॉर्मूले में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू यूज़ की जाएगी परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, अब आपके पास दूसरे उसमें लिखा हुआ है कि जब उसको कंबशन किया जा रहा है, यानी उसको बर्न किया जा रहा है, तो उसमें एक्सेप्शन किसकी हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल्स की हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेप्शन कितनी है? 6.21 ग्राम। ठीक है, इतने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास प्रोड्यूस हो रही है। उसके अलावा जो है वाटर मॉलिक्यूल भी 2.54 ग्राम प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना है आपके पास? 60 है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट हुआ? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का फॉर्मूला एसिटिक एसिड का C2H4O2 है। ठीक है तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करें तो 60 ही आता है, लेकिन हम नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बेसिकली निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम इसका निकालेंगे। ठीक है, अब स्टेप 1 क्या है आपके पास? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास? एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 है आपका मास ऑफ एलिमेंट्स। हमने बेसिकली यहाँ मास निकालना है एलिमेंट्स का। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले मास ऑफ क्या है? कार्बन। आपके पास कितना है मास ऑफ कार्बन? उसका एक अपना फॉर्मूला था कि 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 6.21 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था कि 1 मोल ऑफ कार्बन आपके पास कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन आपके पास ये 12 होते हैं। ठीक है, और आपके पास जो कहते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने होते हैं? वो 44 होते हैं। और जो आपका मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 6.21। ठीक है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का मास, और यहाँ से हम इस मास में से हम बेसिकली कार्बन का मास कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि 1.69 ग्राम आता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन का मास। हाइड्रोजन का मास निकालते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में। वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में हाइड्रोजन 2 आते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं। ठीक है, और डिवाइड करते हैं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में टोटल 18 एटॉमिक मास होते हैं। ठीक है, मास उसका 18 होता है वन वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये कैसे आता है, फॉर्मूला क्या था, ये आप अगर प्रीवियस वीडियो देखें तो उसमें आपको सही से समझ आ जाएगा कि मैंने इसके सिंपल फार्मूलाज के
तहत ही बताया है कि कैसे फॉर्मूलाज को आप उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, मतलब गिवन वर्डिंग में से उसकी क्या वैल्यू बन के आती है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे वाटर के मास से, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.54 ग्राम। ठीक है, ये रहा 2.54 ग्राम। अब इस 2.54 ग्राम को जब मल्टीप्लाई कराया है 2/18 से, तो आपके पास वैल्यू आती है 0.282 ग्राम। ठीक है, ये 282 ग्राम लिखा हुआ है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास 282 ग्राम आता है, 0.282 ग्राम। थर्ड स्टेप आपका परसेंटेजेस का। परसेंटेजेस निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है कहते हैं उसका मास चाहिए होता है, जिसकी परसेंटेज निकाल रहे होते हैं। इस वजह से हम सबसे पहले अपने सारे एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट करते हैं। तो हम कार्बन का मास कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 1.69 आया है। ठीक है, अब इस 1.69 को हम मास ऑफ सैंपल से डिवाइड करते हैं, जो कि एसिटिक एसिड का सैंपल का मास गिवन है ऑलरेडी, जो कि 4.24 है। जब इसको डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास परसेंटेज आती है 39.85%। ठीक है, इस 39.85% की कार्बन की परसेंट यानी इस सैंपल में मौजूद है। आपके पास कार्बन कितना, 39.85% कार्बन आपका एसिटिक एसिड के सैंपल में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगी। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एंड सैंपल ऑफ मास कितना है, 4.24 है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास 6.65% ऑफ कार्बन आ जाता है। ठीक है, ये परसेंट है, तो इसको आप परसेंट में लिखें। यहाँ पे परसेंट का सिग्नेचर डालना ज़रूरी होता है थोड़ा, ताकि उसको विजिबल हो कि ये परसेंटेज आपने कैलकुलेट की है एग्जाम में। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने का मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज ऑक्सीजन निकालने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल लॉजिक अप्लाई करते हैं कि टोटल कंटेनर में 100% वॉल्यूम है किसी भी चीज़ का, तो 2 का वॉल्यूम आपको पता है, तो तीसरे का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 में से 2 के वॉल्यूम को माइनस करके, तो या फिर 2 की परसेंटेज को माइनस करके। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आपके पास ऐसे निकलती है कि 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ कितने उसकी हाइड्रोजन की। ठीक है, कि तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी आती है 53.5% टोटल ऑक्सीजन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपके पास 6.65% एग्जिस्ट कर रहा है इस सैंपल में, उसके अलावा ऑक्सीजन 53.5% एग्जिस्ट कर रहा है, और कार्बन 39.85% एग्जिस्ट कर रहा है। फोर्थ स्टेप आपका मोल रेशियो का है। मोल रेशियो कैसे निकालते हैं हम। मोल रेशियो आपके पास सिंपल परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। अगर हम 39.85 को उसके कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड करें तो आपके पास 3.3 आता है। ठीक है, इसी के साथ अगर कार्बन की जगह हम हाइड्रोजन कोई भी एलिमेंट आ जाए, उसकी परसेंटेज डिवाइड बाय उसके एटॉमिक मास से आपके पास सिंपल मोल रेशियो आता है। तो इसी तरह जो है 6.65 की मोल रेशियो आपके पास 6.65 आएगा। एंड ऑक्सीजन का आपके पास 53.5 को अगर फर्दर डिवाइड करें 16 से उसके एटॉमिक मास से, तो आपके पास आ जाता है 3.3 मोल रेशियो। नेक्स्ट स्टेप हमारा सिंपलेस्ट फार्मूला है एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का। उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन के एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए हमें मोल रेशियोज को डिवाइड कराना है सबसे कम वाले मोल रेशियो से। ठीक है, सबसे लीस्ट मोल रेशियो से। सबसे लीस्ट मोल रेशियो क्या है, एक तो 3.3 है और दूसरा भी 3.3 है, तो दोनों में से कोई सा भी हम ले लेते हैं। ठीक है, दोनों ही सबसे बराबर ही हैं एक दूसरे के। जब हम दोनों बराबर ले रहे हैं, तो हम 3.3 को जब 3.3 से डिवाइड कराते हैं तो आपके पास 1 आ जाएगा। ये 3.3 लिखा है, ये 1 गलती से लिख दिया है। ठीक है, तो 3.3 करेक्शन कर लीजिएगा। ये 3.3 डिवाइड बाई 3.3 आपके पास कार्बन का मास 1, मतलब कार्बन कितनी क्वांटिटी में है, 1 क्वांटिटी ऑफ कार्बन एग्जिस्ट कर रही है इस एम्पेरिकल फॉर्म में। इसी तरह हाइड्रोजन का मास कितना है, 6.65 है, और 6.65 को जब इसके लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करेंगे 3.3 से, तो आपके पास हाइड्रोजन 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ऑक्सीजन भी 3.3 है, तो इसको भी 3.3 से हम डिवाइड करें तो ऑक्सीजन आपके पास 1 आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया, C1 है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन भी 1 है, तो एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप इसका है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे ये मास नहीं है, यहाँ पे आप इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, FORMULA। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन, इस स्टेप में। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n के। ठीक है, इस चीज़ के आपके बराबर होता है।
अब n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड आपके पास कितना सवाल में था, 60 था। ठीक है, तो हम उसने उसकी जगह 60 रख दिया। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला का, ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला था CH2O। तो एम्पेरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। कार्बन होते हैं 12, हाइड्रोजन 2 हैं तो 2, 12 प्लस 2 14, और 14 प्लस 16, 16 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास है। तो 16 प्लस 14 टोटल 30 होता है। 30 डिवाइड 60 डिवाइड बाई 30, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाती है 2, जो कि फर्दर एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई होगी और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास कितना आया है, C2H4O2, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसका आंसर सेम यही आ रहा है। ठीक है। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज। Combustion of 6.38 mg of ethylene glycol gives 9.06 mg of carbon dioxide and 5.58 mg of water. Ethylene glycol contains carbon, hydrogen and oxygen and its molecular mass is 62. Find empirical formula and molecular formula. ठीक है, तो अब आपके पास सवाल में क्या है, बेसिकली आपके पास है मास ऑफ सैंपल 6.38 मिलीग्राम, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 9.06 मिलीग्राम, और मास ऑफ वाटर कितना है आपके पास 5.58 मिलीग्राम। और उसके अलावा आपको डेटा में क्या गिवन है, सवाल में, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल है आपके पास 62 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, या ग्राम पर मोल भी इसको बोल सकते हैं। स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपके पास 3 इसमें एलिमेंट हैं। स्टेप 2 है मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन निकालने के लिए वही स्टेप करेंगे, 12 डिवाइड बाई 44 मल्टीप्लाई बाय 9.06 मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके पास बेसिकली मास ऑफ कार्बन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, जब हम मास ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं तो 2/18 के रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं मास ऑफ वाटर के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.62 ग्राम, जो कि मास होगा किसका, हाइड्रोजन का। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टेप नंबर 2 यानी मासेस की ज़रूरत होती है। तो मासेस की ज़रूरत हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है, तो मास हमारे पास कैलकुलेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो परसेंटेज कार्बन की कैसे निकलेगी, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल, जो कि 6.38 है, जो कि पहले ही आपके पास रिटन है डेटा में। उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 38.7% ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन सैंपल। okay, percentage of hydrogen will be calculated as same as above, 0.62, which is the mass of hydrogen, and if we divide with mass of sample and multiply with 100, you will get the percentage of hydrogen which is present in the sample of ethylene glycol. How will you calculate the percentage of oxygen? Simply minus with 100 both the percentages of carbon and as well as hydrogen. You will get oxygen is equals to 51.6%, which is present in ethylene glycol. Step 4, you have to calculate mole ratio. How will you calculate it? C is equals to percentage of carbon divided by atomic mass of carbon. Percentage of carbon is 38.7 and the atomic mass is 12. The answer will be here is 2.2. Similarly, 9.71 is the percentage of hydrogen and 1 is the atomic mass of hydrogen. If we calculate it simply, it will become 9.71. And how do you calculate mole ratio of oxygen? Mole ratio of oxygen will be calculated as same. Percentage of oxygen is 51.6, and if we divide it by its atomic mass, you will get the mole ratio of oxygen, which is 3.2. Okay, now step 5 is simplest formula, or we can say it empirical formula. If you have to calculate empirical formula, you have to put the mole ratios divided by the least mole ratio. And which is the least ratio here? In step 4, 3.2 is the least ratio, which is common in carbon and oxygen, and you have to take only one. And if we take 3.2
of carbon, let's say 3.2 divided by 3.2, you will get carbon is equals to 1, and only one carbon is present in this sample of ethylene glycol. And if we divide the mole ratio with the least mole ratio, and you will get hydrogen of 3 quantity of hydrogen, or I can say that 3 moles of hydrogen. Similarly, oxygen mole ratio will be divided by the least mole ratio, which is same 3.2, and if we calculate, oxygen will be 1, and the simple empirical formula is CH3O. How do you calculate molecular formula of ethylene glycol? It's simple. Molecular formula is equals to empirical formula multiplied by integer, which is n, and n is calculated above, and the formula of n is equals to molecular mass of sample divided by molecular mass or formula mass of empirical formula. Molecular mass of ethylene glycol is already given in question, which is 62, and if we divide it by empirical formula mass, and how do we calculate empirical formula mass? Empirical formula mass is calculated here, because the carbon has atomic mass 12 and hydrogen is 1, and 12 plus 3 times of hydrogen is 15, and 15 plus 16 atomic mass of oxygen will be 31. So basically 12 plus 3 plus 16, it's equals to 31, which is written here, and if we divide 62 by 31, you will get 2, and after the multiplication of n with empirical formula, you will get molecular formula, which is C2H6O2. Simple. Question number 10. Now you have question number 10. When dinitrogen pentaoxide N2O5, a white solid, is heated, it decomposes to nitrogen dioxide and oxygen. The equation of this question is already given in your question. 2N2O5 formed 4NO2 plus oxygen. Find the volume of NO2 and O2 gases produced at STP when a sample of 54 gram of N2O5 is heated. तो इसमें आपने करना क्या है कि आपके पास जो है बेसिकली सवाल में 54 ग्राम ऑफ N2O5 गिवन है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, 54 ग्राम, और आपके पास जो N2O5 का मॉलिक्यूलर मास आता है वो 108 आता है, ठीक है, सिंपल N2O5 का, लेकिन अगर पीछे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 216 कंसिडर करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे जो है कहते हैं NO2 का मॉलिक्यूलर मास आता है 46, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 हो जाएगा, और इसी तरह ऑक्सीजन का मास आ जाता है 32, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम और मास है, ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे वॉल्यूम और मास किससे, 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड थे। तो बेसिकली ये हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का सवाल है, जिसमें आपके पास मास गिवन है और आपको सिर्फ वॉल्यूम कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सबसे पहले मास कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, जो सिंपल एक मेथड से हम चलते आ रहे हैं, तो हम इस मेथड से हमें पहले मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम जाके अपना वॉल्यूम कैलकुलेट कर देंगे जिस गैस का भी निकालना है, ठीक है। तो मास कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, आपने यही कंसिडर करना है, नीचे के मासेस को कंसिडर करना है कि 216 ग्राम ऑफ N2O5, 216 ग्राम ऑफ N2O5 प्रोड्यूसेस 184 ग्राम ऑफ NO2, ठीक है। पहले NO2 का मास निकाल लें, तो 1 ग्राम पे कितना प्रोड्यूस करेगा, 184 डिवाइडेड बाय 216, ठीक है, और फिर 54 ग्राम जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि इतने पे आपका मास कितना होना चाहिए, तो वो 54 ग्राम हम फर्दर यूज करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई होगा 184 और 216 से डिवाइड होगा तो आपके पास टोटल 46 ग्राम ऑफ NO2 आ जाएगा। तो यही आपका जो है बेसिकली मास है 46 ग्राम, ठीक है। अब आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमें ये पता है कि कोई भी गैस अपने 1 मोल पे STP कंडीशन के ऊपर 22.4 dm³ वॉल्यूम रखती है, ठीक है। इसी के साथ हम यही कंडीशन यूज करेंगे, 46 ग्राम, यानी 46 ग्राम आपके 1 मोल ऑफ NO2 पे मिलता है, तो 46 ग्राम ऑफ NO2 ऑक्यूपाई 22.4 dm³ वॉल्यूम एट STP। तो 1 ग्राम पे कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 डिवाइडेड बाय 46 ग्राम, और 46 ग्राम ऑफ NO2, यानी अब हम मास किसका कंसिडर करेंगे, ये वाला मास कंसिडर करेंगे, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस स्टेप में निकाला है, ठीक है, मास ऑफ NO2, ये मास हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे अब, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आप मॉलिक्यूलर मास मैंने यहाँ लिखा है, मॉलिक्यूलर मास भी NO2 का 46 ही है इत्तेफाक से, ठीक है, लेकिन हम कंसिडर करेंगे वॉल्यूम निकालते हुए उसका मास। तो मास आपके पास आ जाता है 46 जो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 46 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 22.4 के साथ और डिवाइड करा देंगे 46 के साथ, तो सिंपल आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा
22.4, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी आंसर में यही आ रहा है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है ऑक्सीजन का वॉल्यूम। ऑक्सीजन के वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करेंगे। वही स्ट्रेटजी रखेंगे हम अपनी कि 216 ग्राम ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 32 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, तो 1 ग्राम पे कितना प्रोड्यूस करेगा, 32 डिवाइडेड बाय 216। ठीक है, अब क्या करना है कि 54 ग्राम पे, यानी 54 तो उसका ओरिजिनल मास जो कि हमें सवाल में गिवन है कि 54 ग्राम ऑफ NO2 प्रोड्यूसेस 54 मल्टीप्लाई बाय 32 अपॉन 216। ठीक है, तो यहाँ जो 54 हुआ है उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे और आपके पास ऑक्सीजन का मास आ जाएगा जो कि 8 ग्राम है। ठीक है, अब आपने क्या करना है वही स्ट्रेटजी यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए भी कि 32 ग्राम ऑफ O2 ऑक्यूपाई एट STP 22.4 dm3। ठीक है, वही बात है कि 32 ग्राम यानी 32 उसका एटॉमिक मास पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन पे कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 वॉल्यूम होता है। तो 22.4 वॉल्यूम लिख दिया हमने dm3। अब 1 ग्राम पे कितना होगा, 22 डिवाइड बाय 32। ठीक है, अब 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन यूज करेंगे क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाले। तो 8 ग्राम पे कितना वॉल्यूम होगा उसका, क्योंकि मास आपको पता चल गया है कि आपके मास ऑक्सीजन का 8 ग्राम है वहाँ पे रिएक्शन में। तो 8 ग्राम पे उसका वॉल्यूम कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 32। तो आपके पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना आ गया, 5.8 dm3, जो कि क्वेश्चन के आंसर में भी यही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि हाइड्रोजन साइनाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया, एयर एंड नेचुरल गैस CH4 बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। रिएक्शन आपको सवाल में गिवन है। ठीक है, इफ अ रिएक्शन वेसल कंटेन 51 ग्राम ऑफ NH3। अब आपके सवाल में लिखा है कि आपके पास अगर अमोनिया 51 ग्राम है, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ HCN दैट कुड बी मेड। तो आपने HCN का मास कैलकुलेट करना है एक तो। ठीक है, मास क्या होगा HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड का, that could be made assuming the reaction goes to completion, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। फाइंड ऑल्सो द वॉल्यूम एंड CH4 वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CH4 गैसेस रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन एट STP। उसके अलावा आपने वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है किसका, O2 और CH4। ठीक है, अब सबसे पहले हमें मास कैलकुलेट करना है। तो मास के लिए हमें ये पता होना चाहिए 2NH3, यानी NH3 का आपके पास मॉलिक्यूलर मास आता है 17। ठीक है, 2 मोल्स हैं तो 34 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसी तरह ऑक्सीजन का मास होता है 32, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मोल्स के साथ ऑक्सीजन का वेट आता है 96। इसी तरह 2CH4 है आपके पास, तो CH4 आपके पास 16 है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 32 आ जाएगा मास। और STN का भी आपके पास हाइड्रोजन 12 और N 14 N, कार्बन 12, 1 हाइड्रोजन, तो टोटल 27। अब इसको 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो 54 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मास ऑफ HCN। फॉर दिस वी यूज 216 ग्राम 34, sorry, this is 34 gram. 34 gram of NH3 produce 54 gram of HCN. And if 1 gram of NH3 produce how many gram of HCN, 54 divided by 34 simply. And 51 gram, which is already given in your question, 51 gram is the real mass of NH3, and how many gram will be has been formed by from HCN. So what will you do, 51 gram multiply by 54 upon 34. So the answer will be 81 gram, which is already written in your textbook. Now for volume of O2, first finding mass of O2. For this purpose we use 34 gram of NH3 required 96 gram of O2, which is already written here in reaction below the oxygen molecule 96. And what if we produce if we required 1 gram of if we required mass of oxygen at 1 gram of NH3, you will simply divide 96 by 34. Okay, and what is the mass of oxygen at when the mass of NH3 is 51 gram. So you will simply multiply 51 multiply by 96 and divide by 34, and you will get mass of NH3 and mass of oxygen which is 144. ठीक है, हम सिंपली वही स्टेप्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोगों को आ गए होंगे स्टेप्स कैसे करने हैं। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा
पिक्चर की क्वालिटी ठीक नहीं है इसकी, तो मैं बताता चलता हूँ आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बेसिकली आपके पास मास आ गया है ऑक्सीजन का 144, तो यहाँ लिखा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ O2 ऑक्यूपाई 22.4 ऑफ dm cube volume at STP, and in 1 gram of O2 occupy how many dm cube, 22.4 divided by 32, and in 144 gram, which is the mass of oxygen written here, in that mass how the volume, what will be the volume of oxygen. You will get simply find by multiplying 22.4 upon 32 ratio to 144, which is the mass of oxygen, and the volume is will be found is 100.8 dm cube, which is the same as your textbook results. Now we have to find the volume of CH4, but for this we need to calculate first its mass in this reaction. And how can we calculate? With using simply same procedure as we already did in previous slides and previous questions. Now 34 gram of NH3 required 32 gram of CH4, and in 1 gram how many gram of CH4 will be required? 32 divided by 34. And if we have a mass of 51 gram of NH3, then what will be the mass of CH4? So simply 51 multiplied by 32 and divided by 34. The mass of CH4 will be 48 gram. Now for volume, if 16 gram of CH4, if we calculate volume, we consider only 1 molecular mass. Okay, we don't write here 32, we only write 16. If we write 32, you need to write 2 multiplied by 22.4 if you consider 32. Okay, तो सिंपल ये है कि अब अगर आप 32 मोल लेते हैं, मतलब 32 मास लेते हैं CH4 का, वो 2 मोल्स का मास हो जाएगा। तो 1 मोल पे 22.4 होता है डीएम क्यूब वॉल्यूम किसी भी गैस का, तो 2 मोल्स पे फिर कितना हो जाएगा? 44.8 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर फिर भी सेम आएगा, लेकिन बस वॉल्यूम को भी आपने डबल करना होगा। अगर आप मोल्स के साथ लेते हैं, जैसे 2CH4 का पूरे का मास ले रहे हैं, जैसे 32 यहाँ रखते हैं, मैंने 16 रख के किया है क्योंकि 16 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास है, तो उस पर वॉल्यूम भी 1 मोल का ही लिया है। अगर आप 32 रखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको 44.8 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम 1 से फिर 1 पे कितना होगा? 22.4 डिवाइड बाई 16, और फिर 48 ग्राम, सॉरी ये आपके पास आया है जी 48 ग्राम, तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे मास आया था 48 ग्राम CH4 का। तो 48 ग्राम पर कितना होगा वॉल्यूम CH4 का? सिंपली 48 को 22.4 अपॉन 16 के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 67.2, और यही वॉल्यूम आपके पास आएगा। आपकी बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई भी है, ठीक है, 67.8 नहीं आएगा, 67.2 आपका वॉल्यूम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl and calcium hydroxide. If a mixture containing 100 gram of each of these solid is heated, how many grams of NH3 are produced? Means how many grams of ammonia are produced from these two reactants, NH4Cl and calcium hydroxide. Also find the volume of ammonia gas at STP. तो बेसिकली इस सवाल में आपके पास जो है कहते हैं इक्वेशन भी गिवन है आपको, और आपको रिएक्टेंट के टोटल मासेस भी गिवन है। जब भी सवाल में दोनों रिएक्टेंट या जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सबके मासेस इक्वल हो जाएं, तो आपने इस सवाल से पहचान लगाना है कि ये सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। ठीक है, बोला जाए या नहीं बोला जाए सवाल में, लेकिन फिर भी लिमिटिंग रिएक्टेंट आप कैलकुलेट करके दिखा दें तो ज़्यादा एप्रिशिएटेबल है। ठीक है, तो इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, ऐसा रिएक्टेंट। ठीक है, आपके पास जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, NH4Cl है एक, ठीक है, और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं और हमें ये कैलकुलेट करना है कौन सा रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास टोटल दोनों के मासेस गिवन है जो कि सेम है, और हमारे पास जो है कहते हैं NH4Cl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो 53.5 आता है, N का 14 होता है, हाइड्रोजन का 4 हो जाता है, और Cl का 35.5 होता है। जब फर्दर इन तीनों को ऐड करते हैं तो 53.5 की एक वैल्यू जनरेट होती है। अब उसको 2 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 107 की एक फिगर आ जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। कैल्शियम का आपके पास मॉलिक्यूलर मास 40 होता है,
और ऑक्सीजन का आपके पास 16 है एंड हाइड्रोजन का 1 है। अच्छा, इन केसेस यानी ऐसे फॉर्मूलाज हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्मूलाज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसको फिर बाहर के जो ये 2 है जो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास एक टर्म आएगी। उसको फर्दर 40 में जब हम ऐड कर देते हैं तो आपके पास 74 आ जाएगा, यानी 34 + 40 74। अमोनिया का सिंबल है N14 होता है और हाइड्रोजन 3 है, तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 2 34 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने बेसिकली कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं NH4Cl के। हमें टोटल उसका मास पता है, हमने उसके जो है कहते हैं मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया है पर मोल पे, तो 53.5 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए उसमें 1.86, ठीक है। अब 1.86 के बाद हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 100 डिवाइड बाई 74 कर देंगे और 100 डिवाइड बाई जब 74 किया तो आपके पास 1.35 मोल्स आ जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अब हम कंपेयर कराएंगे ठीक है NH4Cl को NH3 के साथ। पहले हम NH4Cl रिएक्टेंट देखेंगे। हम ये देख रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ NH4Cl प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। यहाँ कितने 2 मोल्स लिखे हैं, ठीक है। यहाँ जो रिएक्शन में देखें 2 NH4Cl यानी 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 NH3, ठीक है। तो 1 मोल पे कितने प्रोड्यूस करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये रेशो तो सब पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं, तो ये तो अब याद हो गया होगा, ये स्टेप यूनिटी मेथड कहलाता है ये, ठीक है। तो अब क्या है अब जो आपके पास जो टोटल मोल्स निकले थे NH4 पे, उतने कितने प्रोड्यूस कर रहा है, उतने मोल्स पे NH3 कितने मोल्स जनरेट कर रहा है खुद से, ठीक है। तो 1.86 पे कितने करेगा 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1.86 सिंपल 1.86 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है NH4Cl, ठीक है। बेसिकली ये NH3 के हैं, NH4Cl नहीं है, ये NH3 लिखा है, ये थोड़ी गलती हो गई। तो इसको आप NH3 कंसिडर करें, ठीक है। ये है NH3 आपके पास, या अगर मैं इसको वाइट कर दूं, ठीक है। अच्छा, चलें, बहरहाल इसको आप NH3 ही कंसिडर करें, ठीक है। ये आपके पास NH3 है सिंपल, ठीक है। ये आपके पास NH3 है, उसके नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए हैं। सिमिलरली हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कि 1 मोल। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे यहाँ पे कितने मोल्स हैं आपके पास यहाँ पे 1 मोल है, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पीछे आपके पास कितने मोल हैं 1 मोल है, जो मैंने अभी ये मार्क किया है आपके पास बेसिकली 1 मोल है। अब 1 मोल पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने प्रोड्यूस कर रहा है, वही 2 मोल्स ऑफ NH3, ठीक है। तो 1.35 पे कितने करेगा, अब मैंने वो एक स्टेप नहीं लिखा है क्योंकि 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 सिंपल 2 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 1.35 मोल्स ही यूज़ कर लेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे 1.35 को 2 से, यानी 1.35 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 1.35 मल्टीप्लाई बाई 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ जाते हैं आपके पास 2.7। जब आप इसको 1.35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास अमोनिया के इतने मोल्स बनते हैं। तो इस हिसाब से अमोनिया के मोल्स सबसे कम कहाँ मिल रहे हैं आपको, सबसे कम आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे कम मिल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, किसकी बदौलत NH4Cl से, ठीक है। तो इस हिसाब से NH4Cl हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले कंज्यूम हो रहा है, और जबकि हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ टोटल, तो इस हिसाब से वो एक्सेस रिएक्टेंट हुआ। अब इस सवाल में फर्दर हमें कैलकुलेट करना था वॉल्यूम NH3 का, तो सबसे पहले हम मास निकालते हैं वॉल्यूम के लिए, फिर उसके मास से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। मास निकालने के लिए हम वही टर्म यूज़ करेंगे नीचे वाले मासेस को। 107 ग्राम पे NH4Cl प्रोड्यूस कर रहा है 34 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है। और 1 ग्राम पे कितने प्रोड्यूस करेगा 34 डिवाइडेड बाय 107, ठीक है। ये रेशो आ जाएगा। अब 100 ग्राम क्या है उसका मास यूज़ करेंगे, ठीक है। 100 ग्राम जो गिवन है क्वेश्चन में, 100 ग्राम पे कितना प्रोड्यूस करेगा आपके पास, 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपल 34 से और डिवाइड करा देंगे 107 से, तो आपके पास मास ऑफ NH3 कितना आ जाता है, यानी मास ऑफ अमोनिया आ जाता है आपके पास 31.75 ग्राम्स,
ठीक है, अब इस मास को हम कंसिडर करते हुए वॉल्यूम निकालेंगे NH3 का। तो NH3 का वॉल्यूम के लिए 17 ग्राम पे, यानी 17 ग्राम जो यहाँ पे NH3 का मॉलिक्यूलर मास है, तो 17 ग्राम पे NH3 अमोनिया ऑक्यूपाई एट STP 22.4 dm³ वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम अपने हर मोल, अपनी एक मोल मतलब हर गैस अपने एक मोल के ऊपर ये वॉल्यूम रखती है। तो 1 ग्राम पे कितना रखेगी? 22 डिवाइड बाय 17 ग्राम। ठीक है, अब इसी तरह हम इसके मास पे यानी 31.75 ग्राम पे कितना वॉल्यूम रखेगी अपने पास? तो वो रखेगी आपके पास बेसिकली 31.75 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 17 ग्राम। और जब इसका रिजल्ट आएगा तो आएगा 41.8 dm³। आपकी बेसिकली नंबर ऑफ जो वॉल्यूम है टोटल अमोनिया का वो 41.8 dm³ है इस रिएक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा या नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड होगा। ठीक है। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.